अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और ऑल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक बनते हैं। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आएगा, तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा वरना मुश्किल हो जाएगी। और सेपरेट क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, अगर आया तो। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि भाई नोट्स और गैस पेपर हमारे बन गए हैं। नोट्स अभी मैथमेटिक्स के नहीं बने हैं, लेकिन गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है। अगर आपको गैस पेपर बाय करने हो तो इसकी फ़ीस 200 रुपये है, जिसमें आपको जो है वो मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत और इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके गैस पेपर मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज हैं। इससे आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, इससे आप अपने मिड की तैयारी, कोचिंग के टेस्ट की तैयारी, ठीक है, कॉलेज के टेस्ट की तैयारी और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पे आप हमसे कांटेक्ट करके ये बाय कर सकते हैं। अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो उसकी फ़ीस 2000 है सालाना। उसमें गैस पेपर, नोट्स, मॉडल पेपर्स और उसका सॉल्व सब फ्री मिल जाएगा। तो आओ क्वेश्चन नंबर अपना 1 करते हैं और उसके आगे फिर सारे क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने ये पहचानना है कि कहाँ पर एपी मौजूद है, यानी एपी की सीरीज़ कैसे बन रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो, अभी हम इसका सम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है ना। तो याद रखिएगा ये 1.3 नहीं है, ये पॉइंट का मतलब ये है कि 1 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये एक बात क्लियर हो गई। आपने सबसे पहले क्या करना है, एपी की सीरीज़ को पहचानना है। सबसे पहले इन सवालों में यही काम करना है। देखो, पीछे जितने भी सवाल किए वो ऐसे नहीं दिखते थे, तो ये थोड़े अलग तरीके से होंगे। सबसे पहले हम एपी की सीरीज़ को पहचान लेते हैं ताकि हमारा काम वैसे ही आसान हो जाए, हमें मुश्किलात थोड़ी सी कम फेस करनी पड़े, वरना हमें मुश्किलात ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा देखो, मैं ये 1, 3, 5 मैं कहूँ ये एक एपी की सीरीज़ है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो यानी ये d = 2 आ रहा है, d = 2 आ रहा है, यानी ये सीरीज़ एक एपी की हो गई। अच्छा, 3 5 7, 3 5 7 अगर मैं कहूँ ये भी एक एपी की सीरीज़ है तो बिल्कुल ठीक बात है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो ये दोनों सीरीज़ हमारी एपी की हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, इस सीरीज़ के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? इस सीरीज़ के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा an = a + n-1 और d। अच्छा, a क्या है आपके पास? 1, और यहाँ पर a क्या है आपके पास? 3। अब पहली सीरीज़ के लिए कर लीजिए काम, तो S1 लिख देता हूँ, सीक्वेंस है ये, सीरीज़ नहीं है, ठीक है। चलो, पहले के लिए काम कर रहा हूँ, तो 1 + n हमें नहीं पता, n हमारे पास हमेशा यहाँ पर अननोन रहेगा। 2, तो an = 1 + 2n - 2, तो an = ये इसके साथ 2n हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है? ये हमारे पास बना रहा है 2n - 2 बना रहा है, ठीक है, 2n - 2, तो 2n - 2। तो आपने पहली सीरीज़ के लिए जनरल टर्म का फार्मूला बना लिया। अब दूसरी सीरीज़ के लिए भी इसी तरह जनरल टर्म का फार्मूला बना लीजिए। तो an, अच्छा a क्या है आपके पास? 3 प्लस a आपके पास क्या है? 3 प्लस, और n आपके पास n ही रहेगा -1, और a आपके पास 3 हो गया और यहाँ पर d आपके पास 2 हो गया। तो an = 3 प्लस 2n - 2, तो an = 2n + 1, ठीक है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना है ना, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए डिवाइड करके, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर को उठाया था ना आपने, डिनोमिनेटर को उठा के सीरीज़ बनाई थी ना आपने, तो इसीलिए 1 तो ऊपर आएगा क्योंकि 1 तो सेम ही रहेगा, सब में 1 1 आ रहा है। और थोड़ा सा मैं इसको बेहतर करके लिख दूं कि एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बन रहा है ना, एन टर्म का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, इससे एन टर्म आएगी हमारे पास, तो ये 1 तो हमारे पास आएगा ही आएगा।
अब आ जाएगा 2n-1 और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 2n+1। अब देखो ये क्या फॉर्मूला, ये सही बना है, मतलब ये ऐसा फॉर्मूला बना है जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ये ऐसा फॉर्मूला बना है। अब ये वाली टर्म मुझे निकालनी है, ये सेकंड पोजीशन पर आ रही है यानी n की वैल्यू 2 है, तो ज़रा n की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करके चेक करते हैं इसे। ठीक है, n = 2 तो 1/2, ये सिर्फ मैं आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है जनरल टर्म का। तो 2 × 2 + 1। ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो या चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। मैं वैसे इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है। 4 - 1 ये सिर्फ प्रूफ कराने के लिए, 4 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 3 और ये कितना आ रहा है न्यूमरेटर में 1, ये 3 और ये 5। देख लिया आपने, ये आ गई, यानी ये सही निकाला है। जनरल टर्म के फॉर्मूले आपने पहले इसके लिए बनाया, फिर इसके लिए बनाया और फिर ऐसे कर लिया। अच्छा, ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं था, ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए लिखवाया था कि ये बात वाकई काम कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब इस चीज़ के ऊपर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला कोई किसी किस्म का? देखो हमने क्या पढ़ा है, समीशन n², नेचुरल नंबर जो हैं अगर उनका स्क्वायर दिया हुआ है तो उनको आप ऐड कर सकते हो, सिंपल नेचुरल नंबर दिए तो भी ऐड कर सकते हो। चलो नेचुरल नंबर का क्यूब दिया हुआ है, हर नेचुरल नंबर का क्यूब दिया हुआ है तो भी उनको ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पड़ा कि 1/n का क्या फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए आपको सिग्मा का एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए यानी दोनों टर्म को डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए यानी जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उसको यूज़ करने के लिए इस पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों ताकि हमारे पास ना, क्योंकि वो फार्मूला कुछ इस तरह का है, समीशन n = 0। मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। समीशन n = 0 नहीं, n = 1 और बल्कि k कहता है ना, वैसे फर्स्ट टर्म तो k होती है, k = 1 और n = n तक जाना है आपने। f, ठीक है, ये हो गया f, समीशन आपका आ गया, ब्रैकेट कर लेंगे f n और प्लस f n+1। अगर ये सिचुएशन आपके पास बन रही है तो आप n की जगह पर, पहले वाले n की जगह पे 1 रख सकते हो और f n+1 ऐसे ही चला सकते हो। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ ऐड हो रही हो, है ना। ये फॉर्मूला अगर लगाना चाह रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए, देखो इसकी ये हमारे पास ना थोड़ा सा अलमिया है हमारी मैथमेटिक्स में, ख़ास तौर पे कि हम लोगों को ना डेरिवेशंस नहीं पढ़ाई जाती मैथमेटिक्स में। फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ डेरिवेशंस पढ़ा दी जाती हैं कि कैसे फार्मूला आया। मैथमेटिक्स में डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा दिया जाता है। अब मैं आपको इस फार्मूले का रिलेशन नहीं समझा सकता बगैर डेरिवेशन के, बल्कि मैं खुद भी नहीं समझ सकता बगैर डेरिवेशन के। तो मुझे अगर डेरिवेशन कराने का मौका मिलता तो मैं ज़्यादा अच्छा समझा सकता था, लेकिन फिर वो हम कोर्स से बहुत ज़्यादा आगे पीछे चले जाएंगे और फिर बहुत कुछ समझना पड़ जाएगा। तो अभी इस फार्मूले को समझ लो, ठीक है। बीच में प्लस चाहिए, उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। याद है ना, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं, वो सब सही है। जैसा स्टेप आपको बेहतर लगे, चाहे यूट्यूब चैनल ए से, यूट्यूब चैनल बी से, यूट्यूब चैनल सी से या यूट्यूब चैनल डी से, चारों यूट्यूब चैनल में से जहाँ से आपको अच्छा स्टेप मिले, बात अच्छी अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए, वहाँ से आप कर लो देखकर। ज़रूरी नहीं है कि एमी इंग्लिश सेंटर से देखो, कहीं से भी देख सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन, तालीम की ये चीज़ें खासियत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह से मिले, आप मुख्तलिफ दर से तालीम हासिल कर सकते हो। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको याद है ना आप क्या करते थे, 2n-1 2n+1, इसको किस चीज़ के बराबर लेते थे, पहले वाले डिनोमिनेटर को a के बराबर 2n-1 और प्लस, और दूसरे वाले डिनोमिनेटर को b के बराबर। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, स्क्वायर होते हैं तो फिर कुछ और अलग कंडीशन आती है। अच्छा, अब मैं एलसीएम लेना पसंद करूँगा इस तरफ, 2n-1 और 2n+1। मैं आपको सारे वो स्टेप करा रहा हूँ जो आप ऑलरेडी 9 में कर आ चुके हो, तो इसीलिए ये 10 में कर आ चुके हो, तो इसीलिए ये चीज़ आपको टेंशन नहीं देगी। एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है।
और ये याद भी रहेगा इंशाल्लाह आपको। पहले मैंने खुद बहुत देर तक बैठ के इसका तरीका सिंप्लीफाई किया, फिर आपको समझा रहा हूँ, वरना तो मुश्किल होता आपको। तो 1 इक्वल टू, अब मैं ए की वैल्यू चाहता हूँ और बी की वैल्यू को चाहता हूँ, ठीक है, यानी ए की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ और बी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। सॉरी ये प्लस है ना, माइनस कैसे लग सकता है। अच्छा, अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को 0 के बराबर ले लूँगा। 2n-1 इक्वल टू 0। तो n क्या आ रहा है मेरे पास, देखो ये -1 उधर चला गया, तो 1/2 मेरे पास n आ रहा है, 1/2 मेरे पास n आ रहा है। ऊपर पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। वर्डिंग मैथ में भी ज़रूरी होती है ताकि आपका काम आसान हो। ए, अच्छा ज़रा देखें क्या बन रहा है। ए n की जगह क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1/2, 1/2 और -1, ठीक है। अच्छा b 0 हो गया, मेरी बात बिल्कुल ठीक है, b 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0, तो b इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। a की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी। एक छोटा सा स्टेप मैं नीचे की तरफ ही कर देता हूँ। तो a1 इज इक्वल टू a, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 अच्छा, तो a इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1/2। इसी फॉर्मेट को फॉलो करके b की वैल्यू भी चाहिए। जी बिल्कुल सही सुना आपने, इसी फॉर्मेट को फॉलो करके b की वैल्यू भी निकालिए, इसी फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। 2n, मुझे लग ही रहा था मैं थोड़ा बोर्ड से शायद बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ना बोर्ड में आ रहा हूँ ना, हाँ। तो क्या करूँ मैं, हाँ, 2n + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n इक्वल टू ये 1 वहाँ जाके यहाँ कर लेते हैं इसे, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 आ गया। अब वही इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए दोबारा, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आपके पास बना, आपके पास बना 1 प्लस नहीं, 1 प्लस नहीं है, 1 इक्वल टू a, ये 0 हो जाएगा, 2, ठीक है, -1 और 2 और +1, ठीक है, प्लस b क्या आपके पास आ रहा है 2 -1/2 और -1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो a इक्वल टू 0 के बराबर आ गया आपके पास, ठीक है, इसको 0 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 -2, प्लस माइनस माइनस और b आ गया। समझ में आई ना बात, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आई तो ये प्लस हो गया और 2b। तो b क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं, b क्या आ रहा है 1/2, वो भी माइनस का। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में, नहीं सर समझ आ गई है आपकी बात, बिल्कुल सिंपल बात आ रही है, कोई मुश्किल नहीं। इस a को इस b को, इस a को इस b को उठाकर पुट कर दो इधर, यही चाहिए था हमें, इधर पुट कर दो, ठीक है, इधर पुट कर दो। तो 1/2n - 1 और 2n + 1, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था इसको करने का, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, हर बार फॉलो कर सकते हो। तो 1/2 और 2n - 1 और प्लस, लेकिन यहाँ आपके पास b माइनस में आएगा, 2n - 1, 2n - 1 और 2n + 1। तो देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, एक स्टेप में आपको थोड़ा डिटेल में जाके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जब भी करूँ ये बात समझ में। ये ऐसे है ना, यानी इसके नीचे 1 है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। रेसिप्रोकल होकर क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना रहे हो, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2n - 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा 1/2 2n - 1,
ये 2 भी आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना बात। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर कर दूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, कि 1 अपॉन रेसिप्रोकल होके 2n-1। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 2n, ये चीज़ चाहिए थी मुझे असल में। देखा, मैंने फार्मूला लगाने के लिए इसे माइनस बीच में ले आया, माइनस ले आया, लेकिन चलो माइनस भी हो तो कोई मसला नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही हो, माइनस भी होगा तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। साइन होनी चाहिए थी बीच में बस। ठीक है, देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो तो 2n-1। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता ना कि ये चीज़ इसके बराबर है 1/2। अच्छा, मैंने -1/2 कॉमन निकाला है, याद रखिएगा। मैं अगर आपको डायरेक्ट कहता ना कि 1/2 इसके बराबर है तो आप शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करते, और ये गलत तरीका था डायरेक्ट कहना, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं ख़ुद भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं कहूँ कि ये जो आपने जनरल टर्म निकाली है वो इस चीज़ के बराबर है, तो कोई भी बच्चा मेरी बात को मना नहीं करेगा। अब ये वाला फार्मूला यहाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब इस चीज़ को मुझे नहीं देखना, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ मुझे पता है इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 1/2। इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चूँकि हम ये चीज़ इसके बराबर ला चुके हैं, समीशन मेरे पास क्या आ गया 1/2n। इसे सिग्मा का फार्मूला भी कहा जाता है। अच्छा, एक गलती शायद हमसे हो रही है कि ये एक प्लस होगा, ये चीज़ प्लस है। ठीक है, माइनस में लिख रहे हैं, इसे प्लस में। ठीक है, देखो ना प्लस में है ना, यहाँ भी प्लस में, तो हम उसे माइनस कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2n+1 ठीक है, 2n+1। थोड़ी सी ना खांसी मुझे हो रही है, जिसकी वजह से पढ़ाने में बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं कभी कभार। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो k = 1 से चलूँगा और n = n पे जाऊँगा। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है ना। देखो लिखी हुई है ना बात। अब मैं इसको यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, फार्मूला रिमूव नहीं करूँगा, फार्मूला लिखे रहने दूँगा। ठीक है, फार्मूला आप दोबारा लिखना ताकि आपको याद रहे कि हमने ये क्यों किया था काम। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों किया, ये भी आपको बात पता चल गई थी। अब फार्मूला यहाँ क्यों लगा रहे हैं, ये भी पता चल गया। ये चीज़ हमें गिवन है, हम इसको इस चीज़ के बराबर लिख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक। भाई देखो ना, ये क्या चीज़ है। अच्छा चलो, नहीं पहचान पा रहे ना, अभी पहचान जाओगे। ये क्या चीज़ है, Fn = 1/2n-1। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। अच्छा, और दूसरा आपके पास क्या है, ये क्या चीज़ है आपके पास, n+1 = 1/2n+1 है ना। देखो ना, आपको ये चीज़ मिल गई, इस चीज़ के बराबर लिख दो इसे, मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा बराबर लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने Sn के बराबर ले लिया। किस चीज़ को मैंने, इसको और इसको मैंने Sn के बराबर ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे सम निकालना है ना, तो इसलिए मुझे Sn के बराबर लिखना होगा इसे। ये पूरा Sn के बराबर सम के बराबर आएगा। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ कह रहे हैं कि अगर समीशन हैगा, k = 1 है, k = 1 हैगा, n = n यानी इन्फिनिटी है, n = n तक हैगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, यानी 1/2n-1। मैं ये भी कह सकता था इसको सम लिख दो, लेकिन ये गलत तरीका था, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक बात और कह रहे हैं कि n की वैल्यू 1 रख सकते हो आप, ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये बात अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ ज़रा आपके सामने। तो उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इस n की जगह पर ना, इस n की जगह पर मुझे पुट करना होगा 2n। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ n है, यहाँ n हैगा, तो यहाँ पर n+1 आएगा, n में एक इजाफा हो जाएगा, तो ये इजाफा हो गया, और +1 एज इट इज़ आ गया, +1 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज़ मैं और इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये ना माइनस में ही आएगा, ये प्लस में नहीं आएगा। इसी वाली टर्म को हम ये भी ले लेंगे Fn 2n-1, और इसी वाली टर्म को भी हम Fn+1 ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये माइनस में ही आएगा, ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में ही आएगा।
ठीक है, ये वाली टर्म नहीं ले रहा हूँ मैं, यही वाली टर्म ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें एन में सिर्फ एन रखा जाएगा, लेकिन इसमें एन में यहाँ पर एन की जगह पर n+1 रख दिया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी, यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, मैंने उसको ठीक कर दिया है। फिर बता देता हूँ कि जब मैंने इसे fn के बराबर लिया तो n ही रहा फंक्शन के मुताबिक, लेकिन जब मैंने इसे n+1 लिया तो यानी n अब n नहीं रहा, उसमें +1 भी हो गया, जो कि देखो मैंने यहाँ +1 कर दिया। अच्छा, एक और बात, हमारे पास एक चीज़ और मौजूद थी यहाँ पर 1/2। देखो ये रहा ना 1/2 बाहर है, तो इस फंक्शन को हमने अप्लाई किया, इस फंक्शन को हमने अप्लाई किया। 1/2 यहाँ भी है तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, अब n = मैं 1 लूँगा, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ बन रही है तो आप n = 1 रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ यहाँ रखोगे, यहाँ पर नहीं रखोगे। तो Sn = 1/2 1/, ठीक है, 2n+2 - 1। यहाँ पर बस मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू नहीं पुट करी है। फॉर्मूले के मुताबिक सब n की वैल्यू सिर्फ यहीं पुट कर सकते हो आप। एक दो बार और देख लेना इस चीज़ को, बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास 2n+1 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये पूरा 1 हो गया। चाहे तो CM आप अप्लाई कर दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। 1/2, तो ये हो गया 2n+1 और -1 और 2n+1। अब ये कैसे किया मैं बता देता हूँ। तो ये ऐसे किया, इस 2n को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप और ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इस 2n को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, इस 2n को मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया 2n+1, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो डिनोमिनेटर को एक टाइम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस प्लस जो हो रही थी वही करा दिया। तो देखो माइनस का 1 प्लस के 1 को कैंसिल करेगा, 1/2 2n+1। थोड़ा सवाल ये लेंदी हो गया, लेकिन ये सवाल बड़ा था। माइनस का 2n से कैंसिल हो गया, तो Sn का जो फार्मूला है वो n/2n+1 आया। ये इसका फाइनल फार्मूला, ये आंसर है आपका। ग्लॉसरी से चेक करते हैं ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है n/2n+1। देखो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। असल मुश्किल यहाँ पर आकर हो रही होगी। इसी चीज़ को मैं दोबारा एक और सवाल में भी करूँगा, क्योंकि अगला सवाल भी सेम इसी तरह होगा, उसमें भी बात समझ में आ जाएगी कि मैंने इसको fn के बराबर लिया, फिर इसी चीज़ को ना fn+1 के बराबर लिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, यानी पहले fn लिख दिया, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस था, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस लगाया, फिर fn+1 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ये चीज़ लिख दी। उसके बाद मुझे पता चल रहा था कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी यहाँ 1 आ सकता है, तो मैंने 1 रख दिया। अभी मैं फिर करूँगा यही चीज़ दोबारा अगले क्वेश्चन में, और डिटेल में बात समझ में आ जाएगी सिग्मा का फार्मूला, ठीक है। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, एज इट इज़ वही तरीका होगा जैसे मैंने प्रीवियस कराया। अगर आप वही तरीका फॉलो करते हो तो खुद भी कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले देखो ये 1, ये 5, ये 9, ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास AP बना रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 4 आ रहा है ना। तो देखो 1, 5, 9, और ये आपस में 1 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, 5, 9, 13, ये भी AP बना रहे हैं, 5, 9, इससे जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। इधर A क्या है, पहचान लीजिए 1 है। इधर D क्या है, D क्या है, इधर 5 - 1 4, 9 - 5 4। A क्या है 5, D क्या है 9 - 5 4, 13 - 9 4, ठीक है, दोनों में 4 4 आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना है, यानी इसको जनरल टर्म में तब्दील करना है। तो फार्मूला लिखूँगा मैं, an = a + n-1 और d के साथ मल्टीप्लाई। a क्या है मेरे पास 1, और n क्या है मेरे पास, n ही रहेगा क्योंकि n टर्म तक जाने का बोला है, d आ गया हमारे पास। तो 1 + 4n - 4,
ठीक है, सिंपल 4 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4n-3। अब अगले n के लिए, a n के लिए काम करता है। 5 फॉर्मूला वही रहेगा जो था, प्लस n-1 और d क्या है 4। 5 + 4n-4, 4n+1। बात समझ आ गई? सिंपल है, ठीक है। तो 4n+1, तो दो जनरल टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। का ये 4n-3 और एक आई है हमारे पास 4n+1। तो दोनों को आपस में लिख देते हैं साथ कर। तो ऊपर डिनोमिनेटर में 1 था, तो ये n टर्म के लिए फॉर्मूला आया, n टर्म तक निकाल सकते हो आप इसमें। और निकलेगा क्या, ये ऊपर वाली चीज़ें ही निकलेंगी। 1/1 ये चीज़ है आपकी, अंडरलाइन कर देता हूँ, एक ही चीज़ है। 4n-3 और 4n+1, ये दो काम आपने कर लिए सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तरीके से आपने ये दो काम कर लिए। अब मैंने आगे क्या करना है, मुझे सिग्मा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सिग्मा वाला फार्मूला कहता है कि या तो बीच में प्लस हो या माइनस हो। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रिक्शनल नहीं है, फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है कि आप इस चीज़ को पूरे को ले लेते हो 4n-3 = 4n+1 इक्वल टू a/, पहला वाला फैक्टर है ना ये, प्लस दूसरा वाला फैक्टर क्या, 4n+1। अब मैं सिग्मा का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो तो आपको पता है ना, वो जब आए ज़रूरत पड़ेगी तभी लिखूंगा। अब बस यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और रख लेते हैं यहाँ पर। जितनी जगह यूटिलाइज होगी ना उतना फ़ायदा होगा, साफ़ सुथरा काम और आंसर भी अच्छा सा आ जाएगा फिर इंशाल्लाह कल में। देखो a 4n+1, b 4n-3, ठीक है। थोड़ा सा मिला के लिख दिया, लेकिन बात समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। 4n+1, देखो डिनोमिनेटर में भी 4, ये सेम आ गई चीज़ और ये सेम आ गई चीज़, तो कैंसिल हो गया। 4n-3 मल्टीप्लाई 4n+1, 4n-3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4n+1, तो कैंसिल हो गया। अच्छा, तो 1 = a 4n+1 प्लस b, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, 4n-3। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिए, इस चीज़ को उठा लीजिए, n = 4n-3 = 0 कर लीजिए, a आ जाएगा। 4n-3 = 0, याद है ना, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ये काम किया है लग कर। तो पुट करते हैं ज़रा, 1 = a। अच्छा, पहले हमने यहाँ पर n निकालना भी तो है। n = ये प्लस हो गया और 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो रही है ना ये चीज़ समझने में कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, n = 3/4, मैं ये कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा स्टेप हटा रहा हूँ। अच्छा, 4 3/4 प्लस 1 b, छोटा करके लिखता है ताकि सारा काम हमारा इधर ही आ जाए। 4 से 4 कैंसिल, तो 3-3 बचा। 3-3 = 0, यानी b = 0 मिल गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 3 + 1 4, तो 1/4 = a। बात सही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, a = 1/4, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे b, लेकिन उसके लिए हमें इस फैक्टर को 0 के बराबर लेना होगा। 4n+1, इधर लिख लेगा ना, 4n+1 = 0, थोड़ा किफ़ायत शारी से काम करता है। तो क्या आएगा आपके पास, 4n+1 = 0, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास क्या आ रहा है, ये n =
-1 देखो प्लस हो तो वहाँ जाके माइनस और ये 4। फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वर्डिंग चाहे तो लिख लो या लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। किसको? n को पुट कर रहे हैं, ठीक है। n इक्वेशन 1 का है ये 1 इक्वल टू a। अच्छा क्या आएगा आपके पास? 4 -1/4 +1 b 4 -1/4 -3 4 से 4 कैंसिल, -1 +1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, -1 -1 -1 प्लस -3 -4b तो इक्वल टू 1 माइनस b इक्वल टू 1 -1/4। ठीक है, बात हमारी हो गई। थोड़ा सा आपसे माजरत ख्वाह कि ये आपको नज़र नहीं आया होगा, मैं लगा रहा करने में, मैं ध्यान से नहीं दी, बात ध्यान से निकल गई थी मेरे कि आप लोगों को ये पार्ट भी दिखाना है। अच्छा बस अब मैंने क्या करना है, इस a और b को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, सबसे पहले वाली में। a क्या है? 1/4 और 4n-3 प्लस b क्या है? -1/4। डायरेक्ट उसे माइनस ना लिखिएगा, पहले ऐसे लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आप काम क्या करना चाह रहे थे। तो 1/4n-3 4n+1 रेसिप्रोकल याद है ना, मैंने करा था उस वक्त, ये एक टर्म है और 4n-3 ये 1 एक टर्म है। तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4n-3 तो ये इस तरह आ जाएगा 1/4 4n-3। ठीक है, याद है ना? तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्या हुआ क्या है। तो ये इसके साथ माइनस आ गया, रेसिप्रोकल हो गया। ये कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं कहलाएगा। अच्छा बस एक छोटा सा स्टेप और कि 1/4n-3 कॉमन निकालना है बस मुझे। 4n+1 इक्वल टू 1/4 कॉमन की तरफ आ गया तो 1/4n-3 -1/4n+1। जी देख लीजिए, ठीक है। आप लोग बोल रहे होंगे सर आप तो दिखाई नहीं रहे काम क्या कर रहे हैं, तो मैंने शो करा दिया अपना वर्क आपके सामने। असल तो आप लोगों को ही समझाना है ना भाई, मुझे खुद थोड़ी ना समझना है। अच्छा अब मैं ज़रा आपको फॉर्मूले की तरफ याद दहानी के लिए लाऊंगा। अब इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरह वाला, मतलब कौन सा वाला, किस तरह वाले से मुराद है कौन सा वाला। अब इस पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ जो कि आपको भी याद होना चाहिए, मैं उम्मीद तो यही रखता हूँ आप लोगों से कि समीशन इस चीज़ को हम पूरा समीशन के बराबर ले लेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको समीशन के बराबर ले लेता हूँ ताकि आपके लिए ना, बल्कि पहले फॉर्मूला लिख देते ना ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए हमारी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? समीशन एन, मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, समीशन अभी अब सही है, समीशन k इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से शुरू करोगे ना, और n इक्वल टू n तक जाओगे आप। अच्छा उसके बाद f n, ठीक है, माइनस f n+1। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप क्या कर सकते हो कि f के साथ f यानी n की जगह, पहले वाले n की जगह सिर्फ 1 रख सकते हो और माइनस f n+1 को एज इट इज लिखे रहने दोगे, इसको नहीं छेड़ोगे। ये काम आप कर सकते हो। बात समझ आ गई? यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, इससे पहले वाले में प्लस बन गया था ना, नहीं इससे पहले वाले में भी माइनस ही बना था। हाँ इससे पहले वाले में भी माइनस ही हमारा आ गया था ना, तो हमारा काम आसान हो गया था। चलो देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमारा काम आसान हो जाएगा।
अब देखो क्या करना है, मैंने इस चीज़ को समीशन के बराबर लिखना है ताकि ये वाली चीज़ बन जाए मेरे पास। तो k इक्वल टू 1, n इक्वल टू n इक्वल टू 1/4। अब 1/4 को बाहर लिखेंगे, ठीक है, इधर ही लिख लेगा ना, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4। उसके बाद आपका fn क्या है, ये आपका fn है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका fn है, जो कि है आपका ऐसे लिखा जाएगा 4n-3। और आपका ये वाली चीज़ क्या है, ये है 1/4n+1, ठीक है। देखो ये अब आपका कंडीशन आ गई, ये कंडीशन इसके बराबर आ गई। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब आप fn ले रहे होगे तो वो आप इसको लोगे, और जब आप n+1 ले रहे होगे, बस ये एक छोटी सी चीज़ कंफ्यूज करने वाली है, तो उसको आप fn-3 को ही लोगे, ठीक है, इस चीज़ को नहीं लोगे, इसी चीज़ को दोबारा लोगे, ठीक है, ताकि आपका काम आसान रहे। अच्छा, कैमरा बिल्कुल थोड़ा हमारा सही काम नहीं कर रहा, हाथ पूरा ही काला करके दिखा रहा है। चलो अब थोड़ा सा वाइड हो गया है। अच्छा, तो समझ में आ गई ना बात। अब इस जगह पे मैंने पुट कर देना, ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, मैंने इस जगह पर पुट कर देना इन वैल्यूज़ को। तो पुट कर देता हूँ बस मैं वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आ गया मेरा f लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम f को पूरे इसके बराबर लिख रहे हैं। अच्छा, तो 1/4, लेकिन n क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, -3 माइनस, ठीक है, आ गया। अब आप क्या रखोगे, यही चीज़ दोबारा रखोगे fn+1, ठीक है, लेकिन n क्या रखोगे, n+1 और -3। बात समझ आ गई ना। अब देखो ये मैंने और सिंपल कर दिया इसको, कि इस चीज़ को मैंने इस चीज़ ये बना लिया, ठीक है। अब ये चीज़ जब आपके पास आ गई है तो आप इस चीज़ को इसके बराबर ले सकते हो, यानी ये चीज़ आपके पास fn हो गई, और ये चीज़ आपके पास ये चीज़ ही आपके पास fn+1 हो गई। फॉर्मूले में रखा तो n की जगह 1, फॉर्मूले में रखा तो n+1 रख दिया। देखो +4, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 ही रहेगा, -3, तो ये आपका 1/1 आ गया, -1/4n+4 -3, 1/1। तो ये हो गया आपका 4n+1। अच्छा, एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं, 1/4 भी तो था, वो कहाँ गया, तो वो यहाँ आ जाएगा। भाई जो चीज़ थी वो तो रहेगी ना इक्वेशन के दोनों साइड पर, वो थोड़ी ना नेगलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब एलसीएम ले लेते हैं। ये 4n+1 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 4n+1, और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया 4n+1, और -1 4n+1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल इसे सिंप्लीफाई। देखो दोनों आपस में डिनोमिनेटर सेम है, तो 4n+1 एक टाइम, 4n+1 -1, तो ये -1 +1 को कैंसिल कर देगा, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर समझ नहीं आया हो एक स्टेप तो मैं ज़रा ज़्यादा लिख देता हूँ आपके लिए, कि 4n से 4 कैसे कैंसिल हुआ। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास क्या, अच्छा याद रखना, इसे हम SN के बराबर लेंगे, इसे हम SN के बराबर लेंगे, क्योंकि ये सम है हमारा, यही हमारा सम है, यही हमारा सम है, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ लिख दिया मैंने, उस तरफ लिख दो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। 1/4 मेरे पास बरकरार है, तो 4n/4n+1 है ना, तो 4 से 4 कैंसिल, इस तरह हुआ ये काम। तो SN = n/4n+1, ये हमारा इसका सोल्यूशन है, n/4n+1 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 बिल्कुल ठीक आया। अब हम अपने आगे के सॉल्यूशंस की तरफ चल सकते हैं, जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, पूरी कोशिश करिए समझाने की। याद रखिएगा
ये चीज़ हमारा सम है, इसीलिए मैंने इसे इसको स्क्वायर बराबर लिया। यहाँ से हम टर्म लेकर यहाँ से हम अपनी टर्म्स लेकर आए थे, तो उसे हमने आगे जाके सॉल्व किया। थोड़ा सा यहाँ तक तो कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस यहाँ से एक स्टेप कुछ कॉम्प्लिकेशन वाले हैं, लेकिन आप उसको अगर समझ लेंगे कि पहले हम इसको ये बना रहे हैं, फिर इसी में से ये निकाल रहे हैं, यानी इसी एफ एन को हम ये ले लेते हैं और इसी एफ एन को हम मतलब इस चीज़ को हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको भी यहाँ से लेते हैं, इसको भी यहाँ से लेते हैं, क्योंकि सिर्फ n में फ़र्क करना है हमने, तो फिर हम यहाँ n में फ़र्क कर देते हैं यहाँ इसके मुताबिक और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आसान भी है। अच्छा तो चलो और सॉल्व करते हैं। देखो भाई AP तो पहचान गए होंगे आप लोग, है ना? चलो पहचान गए ना, 1 5 9 कॉमन डिफरेंस 4, 1 5 9 5 9 13 कॉमन डिफरेंस वही 4 आ रहा है, तो करो ना 4 आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लिया करो अगर थोड़ा सा भी डाउट आ जाए ना। 5 13 वही कॉमन डिफरेंस 4, 9 13 17 वही कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा ए आइडेंटिफाई कर लो, ए आइडेंटिफाई कर लो मैंने, और कॉमन डिफरेंस आपके पास 4। ए आपके पास 5 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 4। ए आपके पास 9 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास वही 4। अब देखो इससे एक टर्म निकल रही है, ठीक है, इससे एक जनरल टर्म निकालनी है आपने जो इन तीनों से मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो पहले इसकी टर्म पता कर लो, फिर इसकी टर्म पता कर लो, फिर इसकी टर्म। AP की सीरीज़ है, ठीक है, ये सब कुछ AP के लिए कर रहे हैं ना आप लोग, AP के लिए कर रहे हैं। तो ज़रा फॉर्मूला लगाएं AP की टर्म का, A + n-1 और D। ठीक है, तो अब इसे वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। जब हमने इतना सारा काम कर दिया है, ये 1 आ रहा है प्लस n आ रहा है, 1 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। an = 1 + 4n-4, तो an = 4n-3। ये हमारा पहली जो टर्म है वो आ गई। इसको हम प्रोडक्ट लेंगे इस वाली टर्म के साथ, तो an = अब यह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 यानी मैं देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाली जो सीक्वेंस है ना उसके लिए टर्म का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो और इस फॉर्मूले की मदद से निकाल रहा हूँ, इस AP के फॉर्मूले की मदद से। तो 5n-1 और वही 4 आना चाहिए, तो 5 + 4n-4, तो an = 4n- +1। अच्छा, अब इस वाली सीक्वेंस के लिए काम करते हैं कि an = 9, फर्स्ट टर्म 9 आ गई और n-1 और वही 4, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आया है। अच्छा, तो ज़रा 9 + 4n-4, तो an = 9 सॉल्व हो जाएगा 4 के साथ, तो 4n + 5, ये एक सीरीज़ हो गई आपकी, ये दूसरी सीरीज़ हो गई, तीसरी सीरीज़ हो गई आपकी। अच्छा, यहाँ मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, अब इन सबको जो है वो एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, 1/4n-3, 4n+1 और 4n+5, 1 इधर लगा दो। अब देखो मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी, ठीक है, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा मुझे इस पर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना बीच में माइनस आ जाए, तो इसीलिए मैं इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलें इस पर ज़रा अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, इसलिए देखें अगर कोई चैप्टर आप छोड़ देते हैं ना तो फिर वो आगे आने वाले ईयर्स में या आगे आने वाली एजुकेशन में आपको वो ज़रूर आ जाता है। तो देखो हम इनके फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4n-3 ले लिया, ठीक है, और 4n+1 ले लिया,
नहीं, एक एक पार्ट लेंगे ना। प्लस बी के साथ ले लिया मैंने 4n+1 और प्लस सी के साथ मैंने ले लिया, सी के साथ मैंने ये वाला फ्रैक्शन ले लिया 4n+5। ठीक है, तो ज़रा अब इसका जल्दी से हम कोशिश करते हैं कि हम इसका वो पता कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन 4n-3 4n+1 4n+5। ठीक है, तो पहले इन दो को करते हैं फिर उस तीसरे वाले को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ए आ गया मेरे पास और आ गया 4n+1 और ये आ गया मेरे पास बी और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 4n-3। ठीक है, और ये 4n-3 और 4n+1। ठीक है, ये प्लस में आएगा सी। अब बस ए और बी की वैल्यू भी निकालनी होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ 1 आपके पास एज इट इज़ आ गया, छोटा करके लिख दो ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह जो कम पड़ रही है वो आ जाए। ये सवाल अपने आप में ही एक सवाल है भाई। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर हम आपस में इनका एलसीएम ले सकेंगे। ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4n+1 और 4n+5। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 4n-3 और 4n+1 और 4n+5। ठीक है, अच्छा प्लस बी इसके साथ आ गया 4n-3 आपके पास था और अब बाकी 4n+5 यहाँ से लाए आप। ठीक है, और प्लस सी। अब सी के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी लिखने में मुश्किल होंगी, पहले तो ये पूरी, चलो सी के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सी के साथ जो वैल्यूज़ है, एक तो पहले आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज़ यहाँ आ जाएगी 4n-3 और 4n+1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये पूरी चीज़ आ जाएगी 4n-3 और 4n+1 और 4n+5। ठीक है, चलो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। अच्छा, एक स्टेप मैं यहाँ पर ही जो है वो देने की कोशिश करूँगा आपको कि 4n-3 छोटा करके ताकि पूरा एक ही साथ आ जाए 4n+1 और 4n+5। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया है ताकि जगह नहीं बचेगी, फिर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। 4n-3 4n+1 और 4n+5। ठीक है, अब ये चीज़ पूरी लिख दो। ए 4n+1 4n+5 प्लस बी 4n-3 और 4n+5। सी लिख दो प्लस सी 4n-3 जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर 4n+1। ठीक है, देखो यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर, यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर, तो एक टाइम आ जाएगा आपके पास 4n-3 और 4n+1 और 4n+5। ठीक है, ये इसको पूरा इससे ये कैंसिल करने की सलाहियत रखता है। अब जो बस असल काम है ना वो हमारा ए पता करना है, ए पता करना है। तो इसको पूरे को ये भी तो चाहिए होगा ना मुझे, इसकी भी तो ज़रूरत रहेगी। तो एक काम करते हैं कि इसको ऊपर लिख देते हैं पहले, ताकि हमारे पास हमारा जो ए बी सी डी है वो आ जाए। ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी ना तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। बस ए बी सी की वैल्यू निकालिए। किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, इस चीज़ की ज़रूरत होगी लास्ट में, वो भी लास्ट में होगी। तो ए मेरे पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा ही रिफ़िल कर लेता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक स्टेप में आपको ना इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ ताकि उससे भी आप कर लो इसे। 4n+1 ये लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये लिखना है। तो 4n-3 प्लस बी और 4n+1 और सी और 4n+5। ठीक है, ये आ गया। ये दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ गई।
अच्छा थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने। अच्छा अब मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, अब हम रिमूव कर सकते हैं इसे। अच्छा अब जो मेरा ए बी आ रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि याद रहे कि ए बी सी डी की वैल्यू थी क्या। अच्छा अब ए जो और बी जो ए बी जो आ रहा है हमारा वो लिख लीजिए, 1 के बराबर आ रहा है। ए आपका आ रहा है 4n+1 और 4n+5। बी आपका आ रहा है 4n-3 और 4n+5। एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर हमने सारे स्टेप, हमें पता है क्यों ऐसा होगा, वो भी हमें पता है, मैं भी आपको सब बता देता हूँ ताकि आपके सारे लॉजिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें ना मैं एन लिखना भूल गया था, तो वो आप लिख लेना, वरना उसके बगैर ये सही नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अच्छा अब हम जो है वो अपना आगे काम करते हैं और आगे आंसर्स निकालते हैं जो कि हमारे आने हैं। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको याद है ना कि ए की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी, कि इस चीज़ को 0 के बराबर ले लेंगे। किस चीज़ को? इस चीज़ को 0 के बराबर ले लेंगे, ताकि फिर हम जो है वो n की वैल्यू पुट करके n निकाल सकें। तो यहाँ पर मैंने 4n-3 = 0 ले लिया। n क्या निकलेगा मेरे पास? n मेरे पास निकलेगा n = 3, उधर चला गया और 4 इसके अंदर आ गया। अब इस n को ऊपर वाली इक्वेशन में सब के अंदर पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये लिख देंगे। तो a, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ये थोड़ा सा मेथड बड़ा है, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि यहाँ पर आकर हम कर क्या रहे थे, कि हमने काम क्या किया, जो कि ये आंसर आया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आगे भी फॉलो होगा, आगे भी फॉलो होगी, ठीक है। तो ये मैंने 4, ये मैंने पुट कर दिया अपना 3/4 और -3। अब देखो ये प्लस का 4 है, ये आपके पास 4 है और ये भी 4 है, तो 4 से 4 इजीली कैंसिल हो जाएगा। 3 - 3 0, यानी b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 4n, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, आगे आपको बात समझ में आ जाएगी। 3/4 + 5, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद मैं यही सेम काम c के लिए भी पुट करूँगा। ये 4 3/4 और -3। अच्छा देखो ये 4 इस 4 को इजीली कैंसिल कर देगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी a को छोड़कर b भी 0 हो गया, क्योंकि देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 0 आ गया। 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 4 आ गया, ठीक है, 3/3 और +1। तो देखो यहाँ भी आपके पास 0 आ गया, ये पूरा ब्रैकेट 0, ये 0 c से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ 0, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझ लो। यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास जो है 3 0 हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। 1 = a, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 4, 5 + 3 + 5 8 हो गया आपके पास, ठीक है, 8 हो गया। अच्छा ये चीज़ पूरी 0 हो गई, ये चीज़ पूरी 0 हो गई, बात समझ में आ गई थी ना कैसे हुआ, कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 - 3 0, इस 0 ने b को 0 कर दिया और इसको भी 0, और ये सब 0 हो गया, ठीक है। और इसी तरह c के साथ भी यही हुआ। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू फाइनल क्या आ रही है, कि ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 1, और ये आ गया आपके पास a, ये आ गया आपके पास 4 × 8। आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि 4 × 8 32 होता है, ठीक है। तो इसको 32 लिख देते हैं। अच्छा अब उधर ले जाते हैं 32 को, तो ये 32 आपका a आ गया, a आपका 32 आ गया। इसी तरह अब आपने b निकालना होगा। b निकालने के लिए इस चीज़ को यूज़ करेंगे, 4n +1 = 0। अच्छा तो n क्या आएगा आपके पास? उधर चला गया -1 और ये 4 हो गया आपका, ठीक है। 1 इधर था, उधर जाके -1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। अब इक्वेशन में, उसी इक्वेशन में जो यूज़ कर रहे थे इतनी देर से, उसमें पुट कर देंगे। एक बात याद रखना, b निकाल रहे हो ना, तो a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा।
1/4 -3। अच्छा बस मैं ए करके दिखा रहा हूँ, +3 है, ठीक है, देखो +3 ए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना बात समझ में आ जाए। अच्छा उसके बाद हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हम छोटी सी ना मिस्टेक कर रहे हैं कि 4n +3 है, -3 नहीं है, ठीक है, +3 है। 4n असल में जल्दी जल्दी काम करें ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, अब थोड़ा सा तहम्मुल से काम करते हैं। 4 1/4 और +5। अब देखो ये तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन b ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, तो 4 -1/4, ठीक है, और -3 4 -1/4 +5। अब c तो हमें पता डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 1/4 पुट कर रहा हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 ज़ीरो हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ज़ीरो लिख दो। b a को भी ज़ीरो लिखना था लेकिन मैंने लिखा नहीं। अब देखो यहाँ पर a कैसे ज़ीरो हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, -1 +1 ज़ीरो, a के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो। अच्छा अब b क्या आ रहा है आपका, 4 से 4 सिंपल कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 4 आ गया आपका, ठीक है, और माइनस 4 से 4 कैंसिल, -1 +5 यानी 4 आ रहा है आपका, ठीक है, माइनस का प्लस का 4। तो ये b इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 1 इक्वल टू -16, ठीक है, -16 आ गया आपका, और b आ रहा है, तो b इक्वल टू 1/-16 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। b आपका क्या आ गया, ये आ गया -में। अच्छा अब c निकालना है, लास्ट टर्म है, c निकालना है। अब इस चीज़ को उठा लो, 0 के बराबर कर लो, 4n + 5 = 0, तो n इधर ही रहेगा, ये -5 हो गया और 4 उधर चला गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे पता है a तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पुट करो, 4 से 4 कैंसिल, इधर देखो इस वाली चीज़ में पुट करके दिखाता हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया और +5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -5 +5 ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो होगी तो ये चीज़ भी ज़ीरो, ये चीज़ भी ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से b में भी यही चीज़ मौजूद है, b भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ c बच जाएगा आपके पास, तो डायरेक्ट c लिख लो, ठीक है। तो ये a ज़ीरो हो गया, पता चल गया आपको कैसे ज़ीरो हो गया, b भी ज़ीरो हो गया, ये भी आपको पता चल गया, c ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि c तो निकालना है ना, अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर निकलेगा क्या। अच्छा तो ये 4 आ गया, -5/4 -3 4 -5/4 +1, 4 से 4 इजीली कैंसिल, 4 से 4 इजीली कैंसिल। ये सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है असल में। c इक्वल टू 1 इक्वल टू c, ज़ीरो हटा दिए। अच्छा -5 -3 -8 हो गया आपके पास, ठीक है, और प्लस का आपके पास आ गया, ये भी 32 आएगा, प्लस माइनस का आ गया आपके पास कितना, बिल्कुल सही 32, तो c भी आपका जो है वो 32 प्लस में आना चाहिए। अच्छा ज़रा कैलकुलेट कर लो, हमें पता है 8 4 ज़ा, ये गलत कर रहे हैं, इधर या 4 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32 और c, और उसी को निकालना है तो 32 को 1 के पास ले जाओ, तो ये a और b और c की ये वैल्यूज़ आई आपके पास। अच्छा अब a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट करनी है, हमने इसमें पुट करनी है, ठीक है, इसी की मदद से निकाले, अब इसी में पुट करेंगे। तो चलो अब हमारा आंसर जो है ना वो सिंप्लीफाई की तरफ जा रहा है, वैल्यूज़ याद रखना, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एंड, अब इसी के आगे से आप यहाँ से काम करते रहो, ठीक है, इसी के आगे से आप यहाँ से काम करते रहो। अब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़ किसमें, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 1/32 30 नहीं है, डिवाइड में आ गया आपका 4n - 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका आ गया +1/16, ये माइनस भी ज़रूर लगाइएगा, 4n + 1, ठीक है, प्लस c की जगह क्या आ गया आपके पास 1/32,
1/32 और 4n+5। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ तो सब्स्टिट्यूट हो गई। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो और अब आपका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ से जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आप अपने फाइनल आंसर की तरफ चल रहे हो। देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये 1 है इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/32। ठीक है, 1/32 और 1/4n-3 ये आ गया आपके पास। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 1/16, 1/4n+1 आ गया आपके पास। ठीक है, प्लस 1/32, 1/4n+5। यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक आपका काम हो गया। तो अब आपका काम समझो आसान हो गया, आधा काम आपने यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या बात करी थी कि हमने निकालना है सम। हमने यही बात की थी ना कि हमने निकालना है सम। तो सम ऐसे तो नहीं निकलेगा, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, समीशन अप्लाई कर देंगे। समझ लो ये पूरी चीज़ मेरे पास an के बराबर है, an के बराबर ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में भी ये बात शायद लिखी होगी कि ये an के बराबर है। अब मुझे निकालना है इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सम निकालने के लिए मैं समीशन ले लूँगा an का, यानी इस पूरी चीज़ का जो है वो समीशन लूँगा। अब वैसे तो मैं लिखता हूँ k = 1 और n इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन आप चाहो तो इसे यहाँ पर n ही लिख सकते हो। ठीक है, n ही लिख सकते हो, और ऊपर कहाँ तक, जहाँ तक जाना हो। अब ऊपर हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हम जहाँ कहाँ तक रहे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें जो है वो आखिरी टर्म क्या है, तो हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पे समीशन अप्लाई कर दो, इस पूरी पे समीशन अप्लाई कर दो। अब देखो मैं एक एक करके समीशन अप्लाई करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें एक अच्छी बात पता है कि ये हो गया SN, सम हो गया। इस पूरे की जगह पर ये आ जाएगा। हमें एक अच्छी बात पता है कि कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं समीशन अप्लाई करते वक्त, n वाली वैल्यू पे सिर्फ समीशन अप्लाई करते हैं, तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, n = 1 और इन्फिनिटी तक जाना है, 1/4n-3, 1/16 बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, समीशन अप्लाई हो गया, n = 1, इन्फिनिटी तक जाना है, n इसके साथ है तो इसके साथ ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/32। ठीक है, समीशन अप्लाई कर देंगे, n = 1 से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे और 1/4n+5 कर देंगे। बात समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, मुझे पता था कि मुझे सम अप्लाई करना है तो an का समीशन लेना पड़ेगा। अब an के पास बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट को बाहर लिखा जैसे कि लिखा जाता है और समीशन इस पर अप्लाई कर दिया। फिर इसका कांस्टेंट बाहर, समीशन इस पर अप्लाई, इसका कांस्टेंट बाहर, समीशन इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब n = 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हम वैल्यूज़ निकालने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ निकालने की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं रखता हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ अब मैं। ठीक है, एक सीक्वेंस और एक सीरीज़ बनाता हूँ। अच्छा, n अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, कैलकुलेटर से कर लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। याद रखना n की आप कम से कम 4 वैल्यूज़ निकालना, यानी पहले n 1 रख के सॉल्व करना, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो मैं भी यही करूँगा। अच्छा, 4 × -3। ठीक है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले मैं n रख रहा हूँ 1, तो मेरे पास 1 ही आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ना, जब 1 रखूँगा 4 - 3, भाई जब मैं देखो ना, इसको यहाँ से समझो ना, ऐसे इक्वेशन बना लो, चाहो तो ना एक ऐसी इक्वेशन बना लो जैसे मैंने बनाई है ना, ऐसे देखो 1/4 और ये मैंने 1 रखा -3, तो ये क्या आ गया, 1/4 - 3। अच्छा, 1 यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये 1 आ रहा है ना, तो इसलिए ऐसे कर दो। अब ये स्टेप हम करके शो नहीं करेंगे, वरना तो हमारा ये सवाल सिर्फ इसी स्टेप में 10-5 स्टेप ले जाएगा। अच्छा, अब मैंने प्लस लगाना है। देखो समीशन क्या कहता है कि n की वैल्यू पुट करो और जो n की वैल्यू आए वो लिखो, फिर दूसरी वैल्यू के साथ प्लस कर दो। यही कह रहा है ना समीशन के, पहले n की वैल्यू 1 से रखो,
1 से जो वैल्यू आ रही है वो लिखो, फिर 2 से जो वैल्यू आ रही है उसको प्लस कर देना। अब यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखो, तो जब मैंने 2 रखा तो मेरे पास आया 1/5। अब इधर 3 रखो तो मेरे पास आया 1/9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना 9 आ जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 9, तो 1/9। आखिरी वैल्यू ले लो, ठीक है, 4 रखो, 1/13 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना है आपने। ये चीज़ क्या बता रही है कि आप इन्फिनिटी तक काम किया। अब यही काम इधर भी करो, ठीक है, लेकिन याद रखना इक्वेशन थोड़ी सी तब्दील है, मतलब यहाँ पर +1 है, ठीक है, -3 ख़त्म हो चुका है। 1 रख के सॉल्व करो तो 1/5 आ गया आपके पास, ठीक है, 1/5 आ गया आपके पास। अच्छा, अब 2 रख के सॉल्व करो तो +1/9 आ गया आपके पास। 3 रख के सॉल्व करो 1/13 आ गया आपके पास, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना है। ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मेरे यहाँ भी 13 तक ही गया हूँ ना, तो इधर भी 13 तक रहना देता। या चाहो तो एक नंबर, बल्कि एक काम करो ना, इसमें एक नंबर और ऐड कर लो ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए, बात समझ में आनी रही हो तो बात समझ आ जाए, ठीक है। ये सवाल काफ़ी बड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। 5 भी रख दो तो 1/17 आ रहा है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इधर भी 5 तक ले जाओ ताकि आपके लिए ना आसान हो जाए सवाल। मैं कोशिश यही है कि भाई सवाल जितना आसान समझा सकूँ समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने 4 रख के सॉल्व नहीं किया था तो 4 के बाद ये आ जाएगा और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, बस इसको यहीं तक रखो, इसमें काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी चीज़ रहती है +1/32, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है +5 आ गया आपके पास, +5 आ गया। सबसे पहले 1 रख के सॉल्व करो तो 1/9 आ गया। उसके बाद 2 रख के सॉल्व करो तो 1/13 आ गया। उसके बाद 3 रख के सॉल्व करो तो 1/17 आ गया, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना। मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अब इसके आगे क्या करना है ये मैं ऊपर ही से कर सकूँगा क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच पा रहा है कि इसमें दूसरे पॉइंट्स भी बनाए जा सकें, तो मिटाना ही पड़ेगा और कोई। अच्छा, देखो इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि 1/9, 1/13, 1/17 सेम है, यानी 9 के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। जैसे कि देखो 1/9 इसमें भी है, 1/9 इसमें भी है, इसमें भी है, 1/13 इसमें भी है, 1/13 इसमें भी है, 1/13 इसमें भी है, 1/17 इसमें भी है, 1/17 इसमें भी है, 1/17 इसमें भी है। यानी बात सिंपल है, 5 + 1/5, 1 + 1/5 इसको छोड़कर और 1/5 को छोड़कर, इन दो चीज़ों को छोड़कर 1/9 के बाद जो भी नंबर आएगा वो इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, और 1/9 भी इसमें शामिल है, ठीक है, वो नहीं हटा दीजिएगा, वो भी इसमें शामिल करा जाएगा। तो अब हमने क्या करना होगा, इस चीज़ को देखना है। और एक और चीज़ है कि यहाँ माइनस भी है। चलो मैं एक चीज़ आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको बात ये समझ आ जाएगी। ये ऐसे, जैसे कि मैंने 1/32 मल्टीप्लाई कराया 1/9 के साथ, -1/16 मल्टीप्लाई कराया 1/9 के साथ, प्लस 1/32 मल्टीप्लाई कराया 1/9 के साथ। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लो, ज़्यादा मुश्किल ना करो, कैलकुलेटर की मदद से इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 हमारे पास 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 ही हो गया, और 32 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास आ गया 1। बल्कि एक काम करो ना, ये और ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड होंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, है ना, ऐड होगा 2 टाइम हो जाएगा, तो 1/32 और 1/9 एज इट इज़ आ गया। देखो 1/32 1/9, 1/32 1/9 2 टाइम है ना, तो ऐड हो गया।
ये कितने पर आता है 2 के टेबल में 1 पर, ये कितने पर आएगा 16 पर, तो 1/16, ठीक है, और ये आ गया 1/9, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1/16 और 1/9, 1 ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। यानी इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जब आप 32 1 + 1/5 को छोड़कर 1/9 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर 1/16 1/5 को छोड़कर 1/9 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर जब आप 1/32 मल्टीप्लाई कराओगे और सॉल्व करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से आप एक और चीज़ करके देखो, 1/32 को मल्टीप्लाई कराओ 1/13 से, -1/16 को मल्टीप्लाई कराओ 1/13 से, 1/92 को मल्टीप्लाई कराओ 1/13 से, तो आप देखोगे फिर ज़ीरो आ जाएगा। यानी ये नंबर आपस में सॉल्व होकर ज़ीरो देंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? 1/32 को सिर्फ इन दोनों के अलावा किसी से भी सॉल्व कराओगे और फिर यहाँ पर आपस में सॉल्व कराओगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/32, अब हम अगला नंबर सॉल्व करना चाह रहे हैं 1/13, एक पैटर्न है इसके अंदर 1/13 और 1/13, इसको सॉल्व करोगे फिर ज़ीरो आ जाएगा। यानी 1 + 1/5 और -1/16/1/5, इसको छोड़कर आगे वाली वैल्यूज़ इस वाली वैल्यूज़ और इस वाली वैल्यूज़ से कैंसिल हो रही हैं। पैटर्न नज़र आ रहा है। अब ये काम इन्फिनिटी तक हो रहा है, हम नहीं करेंगे, हम इन्फिनिटी तक थोड़ी ना करेंगे, हमें थोड़ी ना पता कहाँ तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने काम को आसान करेंगे। हमें पैटर्न पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि सिर्फ ये दोनों नंबर हमें ज़ीरो नहीं देंगे, बाकी सारे नंबर आगे वाले पीछे वाले से कैंसिल होकर ज़ीरो दे देंगे। 1/16 और 1/5, ठीक है, और ये तो पूरा ज़ीरो ही आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ ख़त्म कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। अच्छा, अब बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। समझ में आया ना कैसे कि इसके बाद वाले नंबर सॉल्व होने के बाद इससे और 1/32 से कैंसिल हो रहे थे, तो इसलिए उन्हें नहीं लिखा। ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इसीलिए लिखा गया है। ये और ये कैंसिल हो जाते तो इन्हें भी नहीं लिखता मैं। 1 + 1/5, तो जब भी कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। 16 और 1/5 समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई करा दो, SN = 6 हो गया, 32 × 5 160 -1/16 × 5 80, ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम ले लो इसका, 6/160 -1/80, तो आपका आ रहा है 1/40 आंसर। यही आपका आंसर था फाइनल। अब देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, लेकिन फिर भी हमने मेहनत कर हिम्मत नहीं हार कर लिया ना। तो बस यही होता है कि अगर आप हिम्मत हार जाएं, करना छोड़ दें किसी चीज़ को, तो वो फिर नहीं होती है आपके पास, वो रह जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ना बिल्कुल एज इट इज़ यही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी है। तो मैंने वादा किया था जब ये मैथ की बुक शुरू कराई थी कि पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा आपको, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर इसे सॉल्व कराऊं। तो चलो उसे सॉल्व करते हैं। उसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन का ना एक आपको छोटा सा वो बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व करना बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो अभी हमारा गया है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन में ही गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को ईजीली किस तरह सॉल्व करते हैं वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि फिर आप लोगों के पास एक वो आ जाए, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की। अभी इसको मैंने आपको पूरा इसलिए कराया शॉर्ट मेथड से, इसलिए नहीं कराया ताकि ना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये इन्होंने आखिर कर क्या दिया है। तो अब मैं ज़रा पार्शियल फ्रैक्शन को छोटा करके किस तरह सॉल्व करते हैं ये सिखा देता हूँ आपको, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। अच्छा, तो देखो इस सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो शायद मैं आज 4 सवाल ही आप लोगों को करा पाऊँ, क्योंकि ये सवाल भी अभी हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम करने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम बच जाता है, क्योंकि देखो वीडियो अपलोड करने में मुश्किल हो रही होती है ना, इसलिए तो मैं फिर इसे आगे भी करा दूँगा, आगे और सवाल भी करा दूँगा, लेकिन इस सवाल को तो आज पूरा कंप्लीट करूँगा ही करूँगा इस वीडियो में। देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, हाँ सबसे पहले मैंने जो है वो
इसकी जनरल टर्म निकालनी है। देखो 1 4 7 इसके ऊपर हमारे पास AP का टर्म का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसको अलग कर लो। 1 4 7, ठीक है। पहली टर्म क्या है? A, ठीक है, A यानी 1 है। अच्छा, दूसरी टर्म क्या है आपके पास? मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है, ठीक है। तो 3 आपने क्या करना है, इसको जनरल टर्म बनाना है, यानी एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि यहाँ पर जो है वो n का एक जनरल टर्म आ रही हो, यहाँ भी एक n की जनरल टर्म और यहाँ भी एक n की जनरल टर्म, लेकिन जब आप उसमें n की वैल्यू पुट करें ना तो यही चीज़ दोबारा आ जाए। ऐसा एक n का फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए हम AP का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना इन्फिनिटी तक जाना है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको यहीं आगे AP का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ टर्म का, ताकि आपके सामने ही आंसर आ जाए, या नीचे चाहो तो नीचे कर लो, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। बल्कि काम करो ना, एक एक सीरीज उठाते रहते हैं और टर्म बनाते रहते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी मैंने ये उठाया, ये उठाया और ये उठाया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू 1 प्लस और नहीं, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और D आ गया ये आपके पास, ठीक है। अच्छा, AN तो AN ही रहेगा, ये 1 आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? N-1 आ गया और ये 3 आ गया। तो AN इज इक्वल टू 1 प्लस 3N-3, तो AN इज इक्वल टू 3N-2 आ गया, ठीक है। अभी हम इसे प्रूव भी करेंगे कि ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। तो पहली जो हमारे पास सीक्वेंस थी उससे तो ये चीज़ आई है। अब देखो 4 7 10 इसमें भी एक सीक्वेंस है, वो भी AP की है। तो 4 10 4 7 10 है, 4 7 10 4 7 10। तो इसमें आप देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 4 आ रही है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? वही 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसको इससे भी करके चेक कर लो, फॉर्मूला सेम लगेगा आपके पास, A प्लस N-1 और D। AN इज इक्वल टू 4 प्लस 3 N तो N ही रहेगा, हमें नहीं पता हमें कहाँ तक जाना है, 3। AN इज इक्वल टू 4 प्लस 3N-3, AN इज इक्वल टू 3N प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये दूसरी जो सीक्वेंस निकाली थी उसका आ गया। अब तीसरी सीक्वेंस है 7 10 13, कॉमन डिफरेंस वही सेम है, 7 10 13 कॉमन डिफरेंस वही सेम 3 का आएगा। A इक्वल टू 7 से रहेगा और D इक्वल टू 3 से रहेगा। तो AN इक्वल टू A प्लस N-1 और D आ गया आपके पास। AN इक्वल टू 7 प्लस 3N-, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, 3, ठीक है। AN इक्वल टू 7 प्लस 3N-3, ठीक है। तो AN इक्वल टू 3N प्लस 4, ठीक है, 4, ये आपका आ गया। अब देखो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको उठाकर 1 को उठाकर ये चीज़ बनाई थी, 7 को उठाकर ये चीज़ बनाई थी और 4 को उठाकर ये चीज़ बनाई थी, 7 को उठाकर ये चीज़ बनाई थी। तो अगर मुझे ये पूरी चीज़ चाहिए तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ आ रही है ना भाई? 1 उठाकर ये चीज़ बनाई ना, 4 उठाकर ये चीज़ बनाई ना, 7 उठाकर ये चीज़ बनाई, यानी जो है इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दो। क्या डिवाइड करा दो? डिवाइड करा दो 3N-2, डिवाइड करा दो 3N प्लस 1 और डिवाइड करा दो 3N प्लस 4। अब प्रूफ करके चेक कर लो, अब अपने इसको प्रूफ कर लो कि ये जनरल टर्म ठीक आई है या नहीं। सिर्फ एक के लिए करना, यहाँ पर N 1 है, स्टार्ट में तो पहली टर्म आएगी ना, तो 1 है, तो N इक्वल टू 1। अगर इस चीज़ को सॉल्व करने से ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब है आपने काम सही किया है। ये हमेशा कर लेना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपका, लेकिन आप श्योर हो जाओगे कि हाँ आपने टर्म तो ठीक बनाई है ना। क्योंकि अगर टर्म ठीक ही नहीं होगी तो आंसर तो आगे कुछ भी कभी कुछ भी कर लो, ठीक नहीं आना। देखो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। 3 - 2 1 आ गया, 3 डॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई 3, और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई है, 3 + 1 4,
और मल्टीप्लाई 4 + 7 4 3 + 4 7। तो देखो यही चीज़ आ गई। ये चीज़ भी निकाल सकते हो, बस n की वैल्यू 2 रख लेना, ये रख लेना 13 आ जाएगा, 3 रख लेना आ जाएगा। लेकिन हमने ये टर्म सही बनाई है, ये चीज़ प्रूफ हो गई है हमारी, ठीक है। अच्छा, असल चीज़ हमारी ये है, तो ये तो बस मैंने प्रूफ करने के लिए कराया था आपको। अब मैंने इसके आगे क्या काम करना है, अब मैंने इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या है, क्या होता है आपके पास कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक छोटा सा रूल में भी बता दूं कि अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ना, जैसे मैंने बोला, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मेरे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने ये कभी बात बोली नहीं है लेकिन आज बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा रह गई थी बात बताना, कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास ये होता है कि जिसके अंदर न्यूमरेटर आपके पास छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब कैसे, डिग्री से पता चलता है। इधर अगर मैं n लिखूं, n की अगर वैल्यू लिखूं, तो यहाँ पर मेरे पास डिग्री 1 आ रही है, ठीक है। लेकिन ये देखो n यहाँ पर डिग्री मेरे पास 3 आ रही है, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में आपके पास छोटी वैल्यू आएगी, जो कि 1 है, कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन डिनोमिनेटर में n की पावर क्या है, ऊपर तो कांस्टेंट है, n की पावर यहाँ क्या है 3, यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर 3 लोगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू ही आएगी ना, जैसे 2 1 को छोड़ के बोल रहा हूँ, 2 3 4 5 कोई भी। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। क्या अप्लाई कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ज़रा इसका आपको एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। अब मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। 3, अच्छा ये यहाँ पर मैं लिख तो देता हूँ लेकिन ये यहाँ सॉल्व होगा नहीं, इसको हमें ऊपर ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन सॉल्व ये ऊपर ही होगा। 3n - 2 3n + 1, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। 3n + 4 अप्लाई PARTIL पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या है, फैक्टर्स बने हुए होने चाहिए। तो फैक्टर्स तो हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, अब इसको मज़ीद तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता ना, तो यानी फैक्टर तो हमें मिले हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से सवाल भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सवाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। अच्छा, अब इस पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी यही लिख देते हैं 3n - 2 3n + 1 3n + 4, ठीक है, इक्वल टू, ये आपका हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ किसके बराबर, a के बराबर, ठीक है। पहला फ्रैक्शन a के बराबर 3n - 2, ठीक, इस ब्रैकेट में कर लो। अच्छा, दूसरा फ्रैक्शन b के बराबर 3n + 1, तीसरा फ्रैक्शन c के बराबर 3n + 4, ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, तो लग गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन का एक शॉर्ट स्टेप देखो, हमेशा इसको अप्लाई करना, हमेशा इसको याद रखना। पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा स्टेप, ये जो डिनोमिनेटर मौजूद है, मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है बात, ये शॉर्ट स्टेप है भाई। देखो हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कि पहले इसका एलसीएम, फिर इन दोनों का एलसीएम, और फिर वो लंबी कहानी ले जाते हैं। शॉर्ट में बात करते हैं, अब सिंपल बात करते हैं, कोई लंबी चौड़ी बातें ख़त्म। अब हम आ गए फर्स्ट ईयर में, अब हमारे को वो 9 मैट्रिक की मैथ को 100% फॉलो नहीं करना, फॉलो तो करना है लेकिन उसके स्टेप्स एज इट इज़ नहीं लिखने हर जगह, क्योंकि हम सीख चुके हैं। जब आप इनिशियल फेज में थे तो आपको ए से लेकर Z तक लिखवाई जाती थी ना, अपना ये लिखवाई जाती थी, क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखवाए जाते थे। इसको आप क्या बोलते थे, अल्फ़ाबेट्स बोलते थे ना, A to Z लिखो अल्फ़ाबेट्स। अब तो नहीं लिखवाते कभी भी दोबारा, डायरेक्ट बोल देते हैं ई। तो आप ये थोड़ी ना पूछते हो टीचर को, सर ये ई क्या है, आपको पता है A से Z में ई आता है। तो यहाँ पर भी अब हमें वही करना है। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्ट स्टेप फॉलो करना है। अब इसका शॉर्ट स्टेप क्या है कि जो आपके पास ये डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है ना, इसको मल्टीप्लाई कराओ। थोड़ा सा ज़रा 1 मिनट रुको, ये थोड़ा सा ना स्टिकी चल रहा है जिस वजह से ना बड़ा मुश्किल हो रही है लिखने में, ठीक है।
3n+1 3n+4। अच्छा, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ दोनों तरफ। पहले ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3n माइनस, साफ सुथरा काम करते हैं, ठीक है। तो 3n-2, ये याद रखना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3n+1 3n+4, ठीक है। चलो, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब यही सेम चीज़ a के साथ मल्टीप्लाई कराओ। a 3n-2 3n+1 3n+4, ठीक है। अब यही चीज़ सेम b के साथ मल्टीप्लाई कराओ। तो जगह नहीं है यहाँ पर, ये नहीं हो सकेगा, तो मैं इसको नीचे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बात समझ आ जाएगी ना आपको? मुश्किल तो नहीं होगी, उम्मीद है नहीं होगी मुश्किल। अच्छा, a के साथ क्या डिनोमिनेटर मौजूद था? 3n-2। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे करके लिख रहा हूँ, आप आगे ही लिखना। अब b आ गया आपका। यही सेम चीज़ b के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ। 3n-2 3n+1 3n+4, ठीक है। अब b के साथ क्या डिनोमिनेटर मौजूद है? 3n+1। अब यही सेम चीज़ c के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ। ये स्टेप छोटा है, अभी देखना आपका आंसर आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। 3n-2 3n+1 3n+4। आप चाहो तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और भी है जो आपको नज़र आ जानी चाहिए थी, कि अगर आप ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा रहे हो, ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो ये इसको कैंसिल नहीं कर देगी। देखो ना, 3n-2 3n+1 3n+4 ऊपर भी मौजूद है, 3n-2 3n+1 3n+4, तो ये तो कैंसिल कर दिया, यहाँ तो सिर्फ 1 बच गया। और जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो जो चीज़ इसमें है और जो चीज़ a में है वो भी कैंसिल हो जाएगी। कैसे? कि जैसे 3n 3n-2 इधर से कैंसिल, 3n-2, तो जो चीज़ सिर्फ a में नहीं थी सिर्फ वो आ जाएगी, जैसे कि 3n+1 और 3n+4। देखा, ये स्टेप छोटा हो गया ना, पहले से तो छोटा है ना। पहले तो हमने कितना लंबा काम किया था और फिर आगे जाके हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, यहाँ पर डायरेक्ट ये इक्वेशन निकल आई हमारे पास, ठीक है। देखो, 3n+1 3n+1 से कैंसिल हुआ, b क्या आ गया आपके पास? 3n-2 और 3n+4। अच्छा, 3n+4 से कैंसिल हो गया, प्लस c क्या आ रहा है? 3n-2 और आपके पास आ गया, ये एक छोटा सा नीचे लिख रहा हूँ, 3n+1, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी और स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है, ये सब रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ को, ये भी चीज़ मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, a/3n-2, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ 3n+1, ठीक है। आप नीचे से नीचे काम करते रहना, मैं थोड़ा मिटा के काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग आगे से आगे काम करते रहना। 3n+4, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी इक्वेशन जो है वो आ गई हैं 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से a, b, c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो a की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर लेंगे या ढूंढ लेंगे जो हमें चाहिए। कैसे? देखो भाई, 3n-2 इक्वल टू 0 के बराबर ले लो और इस n की वैल्यू को फिर इसमें पुट कर देना ऊपर वाले में। तो n इक्वल टू 2 यहाँ माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं ज़रा, a आ गया आपका 3 2/3 + 1। अच्छा, ये आ गया आपके पास 3 2/3 + 4। अब एक चीज़ यहाँ नोट करो, देखो ये 3n, ये इधर मैं करके दिखाता हूँ, 3 माइनस 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल यानी इक्वल टू 0। जब 0 यहाँ पर आएगा तो 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0, b से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 3n + 4 से मल्टीप्लाई होकर 0, यानी ये चीज़ 0 हो गई। अब इधर भी देखो, और वैसे भी अगर b 0 होगा c 0 होगा जब भी तो a आएगा, वरना तो फिर वो दो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा यहाँ भी यही चीज़ मौजूद है, 3n - 2, यहाँ भी 0, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, यानी प्लस b भी 0 प्लस c भी 0, सिर्फ आएगा तो a आएगा हमारे पास। और कैसे 0 हुआ दिखा दिया मैंने आपको। तो 1 इक्वल टू a, 3 से 3, 3 से 3, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये कितना हो गया आपका 18। तो a इक्वल टू 1/18, यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू 1/18, ठीक है। अब इसी के नीचे से चाहो तो काम कर लो या इसी के साथ काम कर लो, इसी के नीचे कर लेते काम, जगह हैगी काफ़ी हमारे पास, यहाँ सी निकाल लेंगे। तो 1 इक्वल टू, अब हमने निकालना है b, तो इस वाली चीज़ को हमने इस्तेमाल करना होगा, 3n + 1 इक्वल टू 0। तो n की क्या वैल्यू आएगी, ये -1 उधर जाके +1 उधर जाके -1, और जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ देख लो किस तरह कर रहा हूँ मैं ये चीज़, 3n - 1 n इक्वल टू -1/3, ठीक है, ऐसे आ रहा है। बस ये 2-3 स्टेप कम करने हैं क्योंकि अब हमें अपर लेवल पे काम करना है। देखो ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, कैसे कि देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3n + 4 0, b 0 नहीं होगा, पर b तो निकालना है ना, अगर ये 0 हो गया तो कैसे निकलेगा। और हम खुद इसे 0 नहीं कर रहे हैं, ये 0 हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है खुद से, और हर इक्वेशन सेटिस्फाई करती ही है अगर वो सही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो, ठीक है। तो 3 और n की जगह -1/3 और -2, 3 और n की जगह -1/3 और 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा c 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे जब 3n + 1 से 0 हुआ था तो यहाँ भी यही चीज़ मौजूद है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू b क्या आ रहा है आपके पास, -3, और यहाँ भी आ रहा है +3, तो b इक्वल टू -1/3, -1/9, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, उधर जाके सॉल्व हो गया। तो 1 इक्वल टू, अब आपने निकालना है c, तो c इक्वल टू, c निकालने के लिए आपने करना होगा n इक्वल टू 3n + 4 इक्वल टू 0, n इधर आ गया, -4 हो गया, प्लस था यहाँ वहाँ के माइनस हो गया, और 3 डिवाइड हो गया। अच्छा आप सब जगह पुट कर दो, a 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो रहा है ये भी बता देता हूँ, 3n + 4 इधर है ना, हाँ 3n + 4, 3 से 3 कैंसिल, -4 + 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3n + 1 0, a से भी 0, यहाँ भी सेम चीज़ है तो ये भी 0 हो गया, लेकिन c 0 नहीं होगा। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 3 2 3 कैंसिल, 3 2 3 कैंसिल, 1 इक्वल टू c -6 और -3 आ गया, साइन बढ़ी है ना तो इसलिए 3, c इक्वल टू 1/18, हेयर इज अवर c, हेयर इज अवर a, हेयर इज अवर b, पुट कहाँ करना है, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब मैं रिमूव कर देता हूँ, ए मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मिटा दूँगा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन ही मिटा दी, जिस इक्वेशन में पुट करना था वही मिटा दी, क्या कर सकते हैं। ए लिखते हैं 1/18, ठीक है। मैं इस इक्वेशन देख लेता हूँ, इसकी इक्वेशन हमें यहाँ बना के दी भी थी इन्होंने, मैं ज़रा बुक से देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ इक्वेशन बन रही है इसकी। हाँ आई होप यही इसकी इक्वेशन बन रही थी ना, हाँ 3n - 2
3n-2, ठीक है, यही चीज़ थी ना यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझसे ना हिस्सा रिमूव हो गया है उस पर पुट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर था मेरे पास b था ना, b था, तो b मेरे पास क्या है, -1/9। अच्छा, मैं थोड़ा सा बहुत ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ये लो, अब बोर्ड अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आ रहा था आपका 3n+1, 3n+1, ठीक है। उसके बाद आ रहा था आपका c, जो कि आ रहा था आपके पास c 1/18 आ रहा है आपका, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में आ रहा था 3n+4। अब बस रिमूव कर देता हूँ, इधर पुट किया है, जो हिस्सा मुझसे रिमूव होता है ना उसमें पुट किया, और कहीं पुट नहीं किया। वसाइल कम मसाइल ज़्यादा, तो ये पूरा an के बराबर है, याद रखना, ये हम टर्म ही निकाल रहे हैं एक तरह से फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो 1/18 ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3n-2, ये माइनस प्लस माइनस 1/9, 1/3n+1, 1/18, 1/3n+4, ठीक है। अच्छा, अब ये an है, अब अगर मैं इसको बोलूँ आप सम निकालो, तो कैसे निकालोगे, इस an का समीशन कर लोगे, है ना, तो सम आ जाएगा आपके पास। तो n से शुरू हो गए 1 से और इन्फिनिटी तक जाओगे, और an, तो अब इसके ऊपर पूरे पे समीशन अप्लाई कर दो, तो Sn, क्योंकि देखो समीशन an है ना, तो an किसके बराबर है, इसके बराबर है। कांस्टेंट तो पहले ही बाहर कर दो, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समीशन यहाँ अंदर अप्लाई हो जाएगा, n = 1 और समीशन 1/3n-2, 1/9, समीशन सिर्फ n वाली वैल्यूज़ के साथ आता है, ठीक है, बगैर n वाली वैल्यूज़ के साथ नहीं आता। सही है, लिख दिया, आगे बात समझ में। अब हमने करना क्या है, अब हमने सीरीज़ बनानी है। देखो भाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक पुट करना, लेकिन हर जगह मैं 5 तक पुट नहीं करूँगा, कहीं 1 से लेके 5, कहीं 1 से लेके 4, कहीं 1 से लेके 3 तक पुट करूँगा, क्योंकि इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए। समीशन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कि n की वैल्यू पुट करो और फिर प्लस का साइन लगा दो। जैसे यहाँ पर मैंने n की वैल्यू पुट करी 1 आया एग्जाम्पल के तौर पर, फिर प्लस लगा दिया, फिर n की वैल्यू 2 पुट करी, जो भी आया प्लस लगा दिया, ठीक है। इधर ऐसे करते हैं समीशन में, ये याद रखना। समीशन का मतलब होता है n की वैल्यू पुट करना, लेकिन n 1 से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है। तो चलो इसको करते हैं, 1/, पूरी टर्म को मैं एक साथ ही सॉल्व करूँगा, ऐसा तो नहीं है कि एक एक करके सॉल्व करूँगा, तो फिर तो ज़िंदगी हो जाएगी लिखने में। अच्छा, 1 पुट करते हैं, तो देखो भाई, अगर मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, आप देख लो पहली चीज़, ताकि आपको पता हो कि करा क्या था मैंने, 3 - 2, तो 1/1 = 1, ठीक है। इसी तरह से सब सॉल्व होगा, फिर 2 पुट होगा, फिर 3, लेकिन ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी करके बार बार चेक कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि आप। अच्छा, अब 2 पुट होगा तो 1/4 रह जाएगा, प्लस क्योंकि समीशन है, 3 पुट होगा तो 1/7 रह जाएगा, प्लस क्योंकि समीशन है, 5 पुट और 4 पुट होगा, प्लस क्योंकि समीशन है, लास्ट में 5 पुट करके 13 लिख देंगे, प्लस क्योंकि समीशन है। लेकिन आपने एक बात याद रखिएगा, आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसलिए ये आ रहा है। सेम काम इधर करिएगा, लेकिन अब टर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है, +1 हो गई है, 1/4, 1/7, 1/3 पुट कर देते हैं, 1/10, और 4 पुट कर देते हैं, 1/20। अब मैं इससे आगे नहीं पुट कर रहा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 13 तक ही जा रहा हूँ, तो इसलिए 13 पे आके रुक जाता हूँ। यहाँ भी जब रुक जाऊँगा नीचे, जब 13 आ जाएगा मेरे पास,
ठीक है, तो पहले 1 पुट करते हैं, 4 लगा लेते हैं इधर तरह, 1 पुट करते हैं तो 1/7, 2 पुट करते हैं 1/10, 3 पुट करते हैं तो 1/13, यहाँ रुक जाता है 13 तक, जहाँ भी 13 तक, यहाँ भी 13 तक। इसमें एक पैटर्न आ रहा है, नज़र आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसकी 2 हटा दो, इसका 1 हटा दो, तो बाकी हर वो चीज़ जो इसमें है वो इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे 1/7 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, 1/10, 1/10, 1/10, 1/13, 1/13, 1/10, इसी तरह 1/14 भी होगा, 1/15, 1/16 सब मौजूद होगा। अब होना क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इग्नोर कर दो, अभी इग्नोर कर दो, सिर्फ अभी के लिए लेना है, लेकिन अभी इग्नोर कर दो, इन चीज़ों को देखो बस। अगर आप 1/18 को मल्टीप्लाई कराओ 1/7 के साथ, अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अभी इसको इग्नोर करने का कह रहा हूँ, ठीक है। देखो 1/18 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 से भी, और इसी तरह 1/9 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1/18 भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं एक ऑर्डर यहाँ पर है, एक सीक्वेंस तरतीब है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो 1/18 1/7 से, यानी तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1/9 भी इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/7 से, और प्लस 1/18 मल्टीप्लाई हो गया 1/7 से। देखो 1/18 1/7, 1/18 1/7, तो क्या हो गया 2/18। और भाई देखो सेम चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल a है और a है तो 2a लिख सकते हो ना, मसला तो नहीं है ना। इसी तरह से अगर आपके पास सेम नंबर है तो वो भी ऐड हो जाते हैं। अच्छा तो देखो ये कितने पर, और फिर क्या बचा, माइनस 1/9 और 1/7, 2 से 18 कैंसिल, तो 1/9 1/7, 1/9 1/7, 0। अच्छा ये चीज़ हो रही है सर, यानी अब अगर हम 1/18 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, और 1/9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 से, और 1/18 को 1/7 से, तो वो कैंसिल होता जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1/18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/9 को 1/10 से, 1/18 को 1/10 से, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यानी 1/7 से आगे जितने भी नंबर हैं वो इससे और इसकी मदद से कैंसिल होते जा रहे हैं। अगर भरोसा नहीं है तो 1/18 को 1/10 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 1/9 को 1/10 से, 1/18 को 1/10 से, फिर नंबर कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ 1/1 प्लस 1/4 कैंसिल नहीं होगा, और माइनस 1/9 और 1/4 कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा इस सीरीज़ में। तो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसके आगे काम में इसके नीचे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो SN इक्वल टू 1/18, जो चीज़ें नहीं कैंसिल हो रही थी अब वो लिख लो, जो चीज़ नहीं कैंसिल होती वो बाद में लिख लेते हो ना कैंसिल करने के बाद। तरतीब मैंने बहुत अच्छी समझा दी है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को शायद समझ ना आई होगी, लेकिन चलो फिर भी हो सकता है कि ना आई हो, तो कोशिश करना समझना, डिसहार्ट ना होना भाई। अक्सर पढ़ाई का मसला यही है कि हम पढ़ाई से ना डिसहार्ट हो जाते हैं कि भाई आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, इतने घंटे लगा दिए, कुछ और कर लेते, तो इसमें बड़ा दिल दुखता है भाई। लेकिन ये हो जाता है भाई, कभी कभार मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 1-2 चीज़ें सही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था अब छोड़ देना चाहिए, बाद में करा दूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जितना टाइम है उतना टाइम तो करो, और फिर करा तो कुछ ना कुछ तो हो गया। तो आप भी ऐसी ही हिम्मत रखा करो, ठीक है। अब इसका ज़रा एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा 5/72 माइनस 1/36, तो 1/24, यही सम है इसका, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ ये 2 नंबर और ये 1 नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी सब आगे वाला कैंसिल हो रहा है। तो चाहे जितने भी नंबर ले लो आगे, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो सम तो यही मिलेगा ना आपको। तो ये आंसर है फाइनल, इससे आगे हम नहीं चाहेंगे, यहीं पर हम रुकेंगे अपना आंसर लेकर। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भाई पूछना ज़रूर, मैं गाइड करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन हमारे अभी कुछ 4 क्वेश्चंस और रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस वीडियो में शायद आए, लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो इस वीडियो में नहीं आ पाए तो
तो मैं उसका पार्ट 2 बना दूंगा।